ये किसका पेपर है श्रुति? पॉलिटी। GS2 का, राइट है ना? पेपर 1, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर इन इंडिया, हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स? इसको बताना है 10 मार्क में। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सेकंड, वो कैसे इफेक्टिव है। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स को कर देंगे, 3 पार्ट बन जाएगा। इफेक्टिव मतलब कि इसको सक्सेस है और क्या क्या लिमिटेशंस है ना। और फिर कंक्लूजन में क्या कर देंगे, उसको सजेस्टिव कंक्लूजन लिख देंगे। तो जब बात करें इसके किसके इंट्रोडक्शन की, तो जानते क्या है इंट्रोडक्शन? जानते क्या है इसमें? क्या है ना कि मेरे हिसाब से इसमें जो है ना प्रेशर ग्रुप को डिफाइन करना ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन मैं उसको लिंक कर दूंगा फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से कि प्रेशर ग्रुप्स आर द ग्रुप ऑफ पीपल इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी विदाउट पॉलिटिकल पावर एंड वन सच प्रेशर ग्रुप इज फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल भारतीय किसान यूनियन, राइट। अब मेथड्स यूज करते हैं, तो प्रोटेस्ट एग्जाम्पल 2022 फार्मूला, फिर लॉबिंग, इंगेजिंग विथ मिनिस्ट्रीज, है ना, इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस, जैसे गांव में क्या है ना कि वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करते हैं ये, हाँ कैंपेनिंग करते हैं, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके करते हैं। ये 3-4 जनरल लिखे के मेथड्स है, प्रोटेस्ट, लॉबिंग, इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया। फिर इफेक्टिवनेस मिलके पहले पॉजिटिव, ये ना कि इन्होंने जो है ना फार्म लॉ को रोल बैक करवा दिया था, ये उसका है ना। दूसरी चीज एमएसपी को और फार्म लोन वेवर को इन्फ्लुएंस किया था कि लोन को माफ करो, गवर्नमेंट को बोले कि लोन को माफ करो। निगेटिव में क्या कि एग्रीकल्चर अभी भी जो है ना अंडर डेवलप्ड ही रहा है, कोई इफेक्टिव नहीं निकल रहा है। सेकंड चीज फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्मॉल फार्मर, केवल बिग फार्मर को ही इसका फायदा हो रहा है, स्मॉल फार्मर तो अभी भी वहीं पे हैं, ये उसका हो गया लिमिटेशंस है। कंक्लूजन बताइए क्या लिखेंगे कि देखिए अगर हम एबव रिक्वायर्ड रिफॉर्म नीड्स टू बी टेकन सो दैट फार्मर कैन नॉट ओनली रेशनलाइज एग्रीकल्चर बट आल्सो strengthen the pillar of participative democracy which has also been highlighted by गांधी जी। बस हो गया है ना। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस है। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं कि कैसे वो लीगल एडवाइजर है और कैसे लॉयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका इंट्रोडक्शन तो बहुत सिंपल है श्रुति, बताइए। हाँ, आर्टिकल 70 से इसको जो है ना डायरेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब लीगल एडवाइजर कैसे है, तो कभी भी जब किसी का रोल पूछे ना तो आप 3-4 कीवर्ड याद रखिए। एडवाइस, हेल्प्स, पार्टिसिपेट, फैसिलिटेट। एडवाइस में प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर को देता है एडवाइस। हेल्प में क्या करता है, लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने में हेल्प करता है ये गवर्नमेंट की। फिर पार्टिसिपेट करता है पार्लियामेंट्री डिबेट में। और फैसिलिटेट वही एडवाइस को जो फैसिलिटेट करता है, मतलब जरूरी नहीं कि आप सभी यूज करें ना, मैं बता रहा हूँ कि ये यूज करना। हाँ, फिर रोल एज ए गवर्नमेंट लॉयर, लॉ मतलब कोर्ट की बात करना है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ये। हाँ, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एग्जाम्पल है कुलभूषण जाधव केस है ना। लिमिटेशंस इसका अगर लिखना है तो क्या डिस्कस है, तो प्लेजर ऑफ प्रेजेंट पे काम करता है भाई, है ना। अब प्राइवेट प्रैक्टिस पे इसको बार नहीं किया गया है। कंक्लूजन लिख दिया गया क्या है कि इसके पास पावर बहुत सारी है, बस नीड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड बोनाफाइड इंटेंशन, दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट ट्राइब्यूनल्स curtail the jurisdiction of the ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunal in India. बेसिकली इसके 4 पार्ट्स हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या ले सकते हैं, ट्राइब्यूनल का आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 323 है ना। 40 सेकंड्स ला गया ना, 40 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1976 है ना, ला गया, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल इन ऑर्डिनरी कोर्ट्स, मतलब कि ट्राइब्यूनल जो है ना कैसे उसको कर्टेल करता है। तो जो पहले मैटर जाता था हाई कोर्ट को, वो मैटर कहाँ जा रहा है अब, इसलिए कर्टेल हो रहा है। लेकिन कर्टेल नहीं भी हो रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है इसका डिसीजन, है ना। दूसरी चीज कि जो है ना ये हेल्प करता है केस को एक्सपीडाइट करने में, रिजॉल्व करने में और केस को कम करने में। हाँ, तो इस मतलब कि उसको फिक्सेट करना कि कर्टेल कर रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पूछ रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा, इसका डिसीजन को आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और पार्लियामेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि ये जुडिशियल काम है, पार्लियामेंट अपना काम करे, लॉ मेकिंग का है। हाँ, फिर कॉम्पिटेंसी पूछा है ना, हाँ, फिर कॉम्पिटेंसी पूछ रहा है, तो मतलब लिखिए चैलेंजेस क्या है, तो अपॉइंटमेंट वो तो उसका ओपेक है, कोई फिक्स नहीं कौन। हाँ, वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, बेफालतू वही कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस लाओ, फिक्स टेन्योर लाओ, यही सब लिखना है। कंक्लूजन बताइए
कि द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ट्रिब्यूनल, The intention was good. टेक्नोलॉजी ला सकते हो उसमें. the objective behind tribunal was not to replace court but to supplement the courts, and that should be followed in its spirit. Number 4, the Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradiction and paradox discuss. आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं क्या? जनरली पॉलिटिक क्वेश्चन में हर जगह डिस्कस यूज कर रहा है, जानते क्यों? क्योंकि दोनों ओपन side एंडेड चाहिए, होते हैं ये, हाँ इसलिए ये चीज ध्यान रखिए. इसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं कि देखिए क्या है ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन पार्टी सिस्टम वाज वन पार्टी सिस्टम, बट विद द चेंजिंग टाइम इट हैज पास थ्रू डिफरेंट फेजेस, नाउ इट इज अगेन वन पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम से स्टार्ट हुई, फिर वन पार्टी सिस्टम खत्म हो गई है. फिर ट्रांजिशन की मैंने बात नहीं की, फिर होगा फर्स्ट ट्रांजिशन में कि कांग्रेस डोमिनेटेड 1950 से 1970, सेकंड कोलिजन पॉलिटिक्स 1990 से 2014 तक, फिर 2014 अनवर्ड्स अगेन वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम. ये हो गया ट्रांजिशन. ट्रांजिशन पूछ रहा है, ये हो गया. फिर कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? तो एक तरफ जनाब डोमिनेशन है, पर एक तरफ फिर फ्रेगमेंटेशन भी है. डोमिनेशन है बीजेपी के सेंटर में, लेकिन उधर वेस्ट बंगाल टीएमसी अपोज कर रहा है वेस्ट बंगाल में, और डीएमके अपोज कर रहा है तमिलनाडु में. तो मतलब कि सेंट्रलाइजेशन होते हुए भी फ्रेगमेंटेशन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है. सेकंड कोलिजन पॉलिटिक्स और मेजोरिटी. ये बताइए बीजेपी की मेजोरिटी है, इसके बाद जो है ना सरकार कोलिजन की है, एनडीए की है ना. थर्ड पार्ट कि पार्टी का पर्पस क्या है? आइडियोलॉजी बेस, लेकिन कन्वर्ट हो रही है पर्सनालिटी बेस पे. 2014 में मोदी को वोट दिया गया है, ना कि बीजेपी को वोट दिया गया है. चौथा पार्ट ये ले सकते हैं कि पहले डायनेस्टी थी, अब पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स आ रही है. कि पहले कांग्रेस के नाम पे वोट देते थे कि कांग्रेस वाला है, इसको वोट, कोई भी खड़ा हो जाए, हाँ कांग्रेस को वोट वोट दो. देना है. तो ये था सही. कंक्लूजन में कि देखिए क्या है ना कि जो कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी इंडिया की कल्चर में है ना, वो डाइवर्सिटी इज आल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन इंडियन पार्टी सिस्टम व्हिच इज बोथ डेमोक्रेटिक एज वेल एज अथॉरिटेरियनिज्म. लास्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी एज बिग एज गवर्नमेंट वर्क जस्टिफाइज एंड एज बिग एज द प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज एज अ टीम. हाउ फार इज द एफिकेसी ऑफ ए गवर्नमेंट देन इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द कैबिनेट डिस्कस लगाया है. इसका इंट्रोडक्शन जानते कैसे थे? आर्टिकल से स्टार्ट कर दीजिए कि आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज फर्दर हेडेड बाय द पीएम एंड हु इज द हेड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव. बेसिकली ये रियल एग्जीक्यूटिव ना, है ना. फिर डिपेंडेंसी ऑफ कैबिनेट साइज किस पे डिपेंड करती है कि लार्ज वर्कलोड है तो लार्ज मिनिस्ट्री चाहिए. फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए चूंकि डाइवर्स ग्रुप है. फिर सेकंड डाली हेडिंग कि कंसर्न्स क्या होते हैं अगर ज़्यादा बड़ी साइज होगी तो. इनएफिशिएंसी, डिलेज, कोऑर्डिनेशन गैप, एक ओवर एक्सपेंडिचर, ये 4-5 पॉइंट जो है ना एग्जाम्पल से लिख देना कि ऐसे ऐसे हो रहा है. फिर है ना, फिर लिखिए कि उसका वे फॉरवर्ड. तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट बेस होनी चाहिए, बड़ा छोटा जो है ना, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट पे. हाँ कंक्लूजन कि देखिए अगर साइज नहीं ये बे फॉरवर्ड है. अच्छा. साइज छोटी करने के लिए देखिए हम साइज छोटी क्यों करना चाहते हैं? एफिशिएंसी के लिए. और साइज बड़ी क्यों करना चाहते हैं? रिप्रेजेंटेशन के लिए. तो लिखिए ना कि देयर इज अ नीड टू मेक बैलेंस बिटवीन द बोथ है. यही तो बोला मैंने मेरी अभी. नहीं तो वो बे फॉरवर्ड था, वो बे फॉरवर्ड कि देयर इज अ नीड टू मेक बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड रिप्रेजेंटेशन, है ना. यही है. तो देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन बहुत आसान